मेरे प्यारे साथियों, सीटेट की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, ये जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस वीडियो को जो है आप अच्छे से सुने और समझ करें। साथियों, उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट्स करना चाहे वो कमेंट्स भी करें और वीडियो को पूरा देखें, लाभ तभी मिलेगा। देखो, प्रश्न और ज्ञान जो भी आप इसके बारे में प्राप्त करना चाहते हैं वो नेट से भी मिल जाएगा, पुस्तकों से भी मिल जाएगा, लेकिन सबका अपना अपना अनुभव होता है। मैं भी अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो सीधे रूप में पेपर में आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों की गहरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें चिंतन करना है, मनन करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। शब्दों का नॉलेज होगा, आपको सिद्धांतों का ज्ञान होगा, नियमों का ज्ञान होगा, तो आप प्रश्न को समझकर हल कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कोई भी दावा करे कि क्वेश्चन ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चनों को घुमा कर देगा, समझना आपको है, नियम वही रहेंगे, सिद्धांत वही रहेंगे। तो साथियों, हमें उन शब्दों को देखना है, समझना है। वो क्वेश्चनों के प्रकार भी बदल देगा, उदाहरण भी बदल देगा, लेकिन जो हमारी जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स जो के तो रहेंगे, तो उन पॉइंट्स को समझना है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, कुछ शब्द हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, पेपर में ज़रूर आते हैं सीटेट के, और कभी कभी यूपी टेट में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। कुछ शब्द होते हैं साथियों, एक शब्द होता है जैसे कि सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, असेसमेंट होते हैं ये। अब हम इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, इनमें अंतर नहीं कर पाते। यदि पेपर में उदाहरण आ जाता है तो हम नहीं समझ पाते हैं सीखने के लिए आकलन क्या होता है और सीखने का आकलन क्या होता है। साथियों, बड़ा सरल सा उत्तर है इसका। यदि आपके समझ में ये बात जो मैं बोलूँगा आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगी, तो आप वो किसी तरह से बात को, उदाहरण को घुमा लेना, आप बिल्कुल एकदम उत्तर दे देंगे। तो साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। स्कूलों में देखा होगा आपने, निपुण टेस्ट होते हैं और कहते हैं कि भाई निपुण आकलन होना है नहीं। अब निपुण आकलन तो शब्द लिख लिया, आकलन किसका करते हैं साथियों? हम आकलन करते हैं बच्चे का। अब बच्चे का आकलन कर रहे हैं हम, वो सीखने के लिए कर रहे हैं, सीखने का आकलन कर रहे हैं, ये हमको नहीं बताया जाता है। बस एक ही उत्तर दिया जाता है हमको कि निपुण आकलन करना है सब, जबकि हमारे टीचर्स को सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि आकलन से तात्पर्य क्या हो। खाली असेसमेंट ही से काम नहीं चलेगा। असेसमेंट दो प्रकार का है, एक तो आपका सीखने के लिए, एक सिखाने के लिए, एक सीखने का आकलन। तो साथियों, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। साथियों, एक शब्द होता है आपका सीखने के लिए आकलन। जो सीखने के लिए आकलन है ये बच्चे के लिए आकलन है, और जो कक्षा के अंदर जब टीचर पढ़ाता है अपनी शिक्षण शैली में परिवर्तन कर सकता है, शिक्षण के दौरान कक्षा में बच्चे से वार्ता करता है, उसी से क्वेश्चन करता है और उसका उत्तर वहीं पर देता है, क्योंकि टीचर वहाँ पे उसको सिखाना चाहता है और कितना सीखा है वहीं पे तुरंत उसका आकलन कर लेता है। तो कक्षा में बच्चे से कठिनाई के बारे में भी पूछेगा, उसके सामने उसी की फीडबैक भी ले लेगा, जो भाई पढ़ाया है, प्रश्न पोषण कितना हुआ है। तो हर बिंदु को कक्षा के अंदर जो भी अंतःक्रियाएँ होंगी, जो भी बातें होंगी, जो भी कंटेंट की बात की जाएगी, क्या बच्चे ने सीखा है, शिक्षक क्या परिवर्तन कर सकता है अपनी शैली में, क्या टीएलएम प्रस्तुत कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कक्षा के अंदर ही सब कुछ ये होता है। कक्षा के लास्ट तक चलता है, शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है, और कक्षा से बाहर निकलते ही सीखने के लिए आकलन खत्म हो जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि जो सीखने के लिए आकलन किया हमने वो कक्षा के दौरान की प्रक्रिया है। अब सीखने का आकलन, अब जो हम ये रोज बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाते हैं,
पहले दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरे दिन पढ़ाया हमने, और फिर ये 1 महीना पढ़ाया, 2 महीना पढ़ाया। अब इसके लिए सत्र परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो सत्र परीक्षा का जब आयोजन किया जाएगा और फिर अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, फिर वार्षिक उसका परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा, और फिर निपुण किया जाएगा, फिर परख किया जाएगा। तो ये और फिर देखते हैं भाई, ऊपर टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मानकीकृत टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, वहाँ पे केवल आपका क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पेपर बच्चों को दे दिए जाएंगे, और फिर वहाँ से हम देखते हैं कि बच्चा कितना सीखता है। ना कोई उनकी हेल्प की जाएगी, वहाँ शिक्षक की जगह परीक्षक मिलेंगे कक्षा के अंदर, वो उनकी निगाह रखेगा, ना कोई उसको बोलने देगा, ना कोई उसकी सहायता करेगा। तो वहाँ पे जो इस तरीके का हम असेसमेंट कर रहे हैं, जैसे 10वीं के पेपर होते हैं, 12वीं के पेपर होते हैं, नीट के पेपर होते हैं, जेई के पेपर होते हैं, वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन करते हैं हम, सीटें बदलती है, सेंटर एक जगह से दूसरे सेंटर पर जाते हैं, ये सीखने का आकलन होता है। इसको बोलते हैं सीखने का आकलन। अब सीखने के लिए आकलन नहीं है, सीखने के लिए आकलन में बच्चे को सुधरने का मौका मिलता है, लेकिन सीखने जो सीखने का आकलन है वहाँ पर नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो है तुरंत हम उसको चेक कर लेंगे बच्चे ने कितना सीखा है। जब अगली कक्षा में प्रवेश करेगा, कहीं जाएगा, तब वो अपने में फिर कक्षा के अंदर जाके फिर अपना आकलन करता रहेगा, और वो रोज़ अपने में परिवर्तन सुधार करता रहेगा। तो इसका अर्थ ये होगी, सीखने के लिए में सुधार की भी गुंजाइश होती है, फीडबैक की भी गुंजाइश होती है, कठिनाई जानने की भी गुंजाइश होती है, पढ़ने की भी होती है, कितना पढ़ना है, ये सब होता है सीखने के लिए। यदि मैं कुछ क्वेश्चन बनाए थे साथियों, और वे क्वेश्चन जो है मैंने उस पर भी डाले थे फेसबुक पे। क्वेश्चन बनाया था मैंने कि भाई एक जो है भोजन माता है, और वो जो चख रही है कि कितना इसमें नमक डला है, कितना नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस में इनपुट भी है और प्रोसेस भी है। आउटपुट लेना चाह रहे हैं, आउटपुट नहीं आया, लेकिन आउटपुट भी तीनों चीज़ वहीं पे ले रहे हैं तीनों। तो उसमें नमक कम गलती हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सीखने के लिए आकलन हो गया, सीखने के लिए आकलन हो गया। यदि लास्ट में जब आ जाएगा कि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पे आप सीखने का आकलन आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान करना है साथियों। ये क्वेश्चन मैंने बनाए थे फेसबुक पे, 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे भी थे, बनाए भी थे, आप उसको देख लेना। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि जो है सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने का आकलन क्या होता है। एक 2 शब्द हो आते हैं साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है वैयक्तिक। तो ये जो 2 शब्द आते हैं, इसके ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन कि भाई ये दोनों शब्दों का मीन्स क्या होता है। शिक्षक अंतर्वैयक्तिक है, बच्चा अंतर्वैयक्तिक है, या बच्चा अंतर्वैयक्तिक की बातें कर रहा है। तो इन शब्दों का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो एक होता है साथियों, बताएं मैं, अंतरा, एक अंतर होता है। तो अंतरा कहते ही स्वयं की बात आ जाएगी, अंदर की बात, अर्थात व्यक्ति, जो बच्चा जो अपने बारे में नॉलेज रखता है, अपने बारे में बातें बताता है, जो अपने बारे में जानता है, दूसरों के सामने रखता है कि भाई मैं जो है इस काम का ये अनुभव है। तो इस तरीके से अपनी बातें दूसरों को शेयर करता है, दूसरे की बातें नहीं, अपने ही बारे में दूसरों को समझाता है, दूसरे को नहीं समझता है, अपने को ही समझाता है। तो वो अंतराव्यक्तिक होता है। और यदि हम अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे तो हम अपने को नहीं समझते, दूसरे को समझते हैं। फिर अपने को कम समझते हैं, दूसरे को फिर ज़्यादा समझते हैं। दूसरे की हर गतिविधि के बारे में हम यदि जानते हैं तो हम अंतर्वैयक्तिक का ज्ञान रखते हैं, अंतर्वैयक्तिक बातें जानते हैं। देखा होगा कुछ आदमी कहता है कि भाई इतना तो तुम जो है अपने को भी नहीं जानते जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। यानी कि दूसरे के व्यवहार की जो गतिविधियाँ होती है, आइडियाज़ होते हैं, उसके सब कुछ उसको जानता है, तो वो होता है अंतर्व्यक्ति। तो साथियों इसके क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं साथियों। फिर मैंने जो है 4 शब्द आपके सामने रखे हैं, पेपर में आ जाते हैं। अब जो हमारा प्रवाह चल रहा था, जो हमारा हम बता रहे थे विकास के बारे में साथियों, कि विकास जो है, पिछली दफ़े मैंने आपको कोलबर्ग का भी, उसके वाइगोटस्की का सिद्धांत बताया था मैंने, तो मैंने जीन पियाजे का सिद्धांत भी आपको बताया था, और मैंने बंडूर का भी बताया था। इन चारों को ध्यान रखना है आपको साथियों, पेपर में ज़रूर आ जाता है।
इसका उसकी वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा, मैं वाइगोटस्की की बता चुका हूं, जीन पियाजे की बता चुका हूं साथियों, और जो एल्बर्ट बंडूरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो भी याद रखना है। और जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वो आपका वाइगोटस्की का सिद्धांत है, उसको याद रखना है ना। और जेडपीडी मैंने बताया था आपको, वो भी याद रखना है। बच्चे से अलग जो वातावरण होता है वो मैंने जेडपीडी बताया था, उसको भी याद रखना है आपको। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, चिंतन का विकास, बौद्धिक विकास, जीन पियाजे का भी विकास होता है। और एक जो ये लास्ट का सिद्धांत जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो कोहलबर्ग का सिद्धांत है साथियों। और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास होता है साथियों। पेपर में जरूर आता है, तो क्वेश्चन साधारण रूप से आ जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो आप जो है कोहलबर्ग का आप निशान लगा देंगे तो सीधा सा आ जाएगा। और साथियों यदि क्वेश्चन पूछ लिया उसने, थोड़ा सा और कठिनाई स्तर बढ़ा दिया कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के कितने स्तर होते हैं, तो साथियों इसके हम बता देंगे, इसके 3 स्तर होते हैं। अब 3 स्तर कैसे स्तर होते हैं? ये 3 स्तर इसलिए इसने करेगा ताकि हम बच्चे के नैतिकता को पहचान सके। क्योंकि नैतिकता की यदि हम बात करेंगे, जब हम प्राचीन काल की बात करेंगे उसमें नैतिकता कुछ और थी, फिर मध्यकालीन की बात करेंगे उसमें नैतिकता कुछ और थी, वर्तमान में जो चल रहा है उसकी नैतिकता कुछ हो रहे, लेकिन चल रही है तीनों समाज में तीनों चल रही है, तीनों के कथन चल रहे हैं, तीनों की बातें चल रही है साथियों। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। कोहलबर्ग ने इन सभी को रखा है। तो साथियों 3 ही है, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक का है, मैं बात करता हूँ कि जो हमारा सांस्कृतिक नैतिकता है उसमें इन्होंने उसको नहीं रखा है नैतिक कोहलबर्ग ने। तो क्योंकि ये कोहलबर्ग जो हमारे ब्रिटिश के थे, तो यहाँ की नैतिकता और वहाँ की नैतिकता में थोड़ा अंतर है, उन्होंने दिया है। तो साथियों उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे केवल हमें कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो साथियों इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, एक पूर्व परंपरागत स्तर, और जो दूसरा बताया परंपरागत स्तर, एक बताया है उत्तर परंपरागत स्तर, या पारंपरिक भी शब्द बोल देते हैं। तो उत्तर हो गया और ये हो गया, तो आपका क्या हो गया? प्री कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल हो गया, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगी। 3 ये नैतिक स्तर बताए हैं। अब 3 स्तर नैतिक की बात करेंगे। अब इसमें आता है एक शब्द होता है चरण। यदि थोड़ा सा और हम अंदर जाएंगे कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने चरण दिए हैं, तो साथियों यहाँ पे अब स्तर नहीं पूछ रहा है वो, अब चरण पूछ रहा है। तो चरण यदि हमने ऑप्शन में दे दिया कि 3, 4, 5, 6, तो आप किस पर निशान लगाओगे? साथियों इसका उत्तर है 6, क्योंकि प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण होते हैं। 2 चरणों के आधार पर ही हम कथनों की नैतिकता का निर्धारण करते हैं। हमें पता चलता है कि भाई किस स्तर का ये कथन है। यदि मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख देता हूं, भाई ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो हम ये कहेंगे भाई ये किस कोहलबर्ग के किस स्तर में ये बात आती है, ये कथन आता है। और यदि थोड़ा सा और कठिनाई स्तर बढ़ा देंगे कि भाई ये जो मैंने कथन बोला है ये किस चरण में आता है। या एक बच्चे को हम बोलते हैं बेटा तुम जो है मार्केट चले जाओ और ये लो सामान लेकर आओ, और मैं तुम्हें इसके बदले पेंसिल दूंगा, तुम्हें इसके बदले में बिस्किट का पैकेट दूंगा, या कुछ भी तुम इनाम दूंगा। तो बच्चा जो है खुशी खुशी लेकर उसको आ जाता है। या कोई अधिकारी टीचर को बोलता है कि भाई यदि तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें पुरस्कृत करेंगे हम। तो इस तरीके से जो है वो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। किस में आएगा ये? तो साथियों एक ऐसा है कि भाई ये कोई भी काम पब्लिक के लिए सरकार नहीं कर रही है, ये किस नैतिकता के अंतर्गत आएगा? मैं तो जो भी काम करता हूं जनता के हित के लिए कार्य करता हूं, एक नैतिकता का कथन ये है। तो हम इस तरह के कथन यदि पेपर में आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये कथन जो है कौन से कोहलबर्ग के उसमें आता है, स्तर में आता है, कौन से चरण में आता है। तो साथियों इसके लिए हमें ये ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों स्तर है हम बड़े आसानी से याद रख लेंगे। भाई इसका हमारा प्री कन्वेंशनल हो गया, और कन्वेंशनल हो गया, और पोस्ट हो गया, यानी कि पूर्व परंपरागत हो गया, पारंपरिक, और उत्तर पारंपरिक। इसमें से कोई बड़ी बात नहीं होगी।
3 स्तर में पूछ लेगा, या यदि साधारण प्रश्न है भाई कोलबर्ग का कौन सा स्तर नहीं है, इस तरह का एक छोटा सा प्रश्न बना देगा तो हमें पता है भाई तीनों है ही है और चौथा अपने आप नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन यदि वो अंदर से उसने क्वेश्चन रख दिया तब क्या होगा, क्या हम उसको कर पाएंगे? तो इसलिए हमें इनके चरणों को अच्छी तरीके से समझ लेना जरूरी है। जैसा कि पहला चरण की यदि मैं बात करूँ कि पूर्व परंपरागत स्तर, हम इसको लिखकर भी याद कर सकते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर क्या होता है, ये साथियों हमें जानना जरूरी है। पूर्व परंपरागत स्तर क्या होता है, तो इसके 2 चरण होते हैं साथियों, हमको इसको लिख सकते हैं। एक होता है दंड एवं भय। यदि कोई भी कार्य दंड एवं भय के कारण नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, बच्चों कहते हैं तो पाठ पढ़कर सुना दे, नहीं तुम्हें दंडित किया जाएगा। दंडित कैसे जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा कार्य करके दिया जाएगा। या घर पर भी मम्मी बोल देती है, पापा बोल देते हैं, या किसी को बोल देते हैं, डर भय दिखाया जाता है उसको। तो साथियों वो पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो पहला आपका स्तर के 2 चरण होंगे, आपको याद रखना है। एक तो दंड एवं भय हो गया, एक पुरस्कार हो गया आपका, और एक लाभ हो गया। पुरस्कार एवं लाभ की यदि बात करेंगे, लाभ से संबंधित मैंने एक उदाहरण दिया था कि बच्चे को हम कहते हैं भाई दुकान से सामान लेकर आ जाओ तो तुम्हें फिर कुछ ना कुछ टॉफी दी जाएगी, तो बच्चा उस लालच में, उस लाभ में बच्चा कार्य कर देता है। तो पूर्व परंपरागत जो है स्तर के अंतर्गत आएगा, और वो पुरस्कार एवं लाभ के अंतर्गत चरण में आएगा। तो पहले जो होते हैं वो पुरस्कार एवं लाभ वाला हो गया, और एक आपका हो गया भय का और दंड का। पहले क्या था कि पहले दंड दिए जाते थे परंपरा काल में कि भाई यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। राजा दंडित करता था, या जो गुरु होते थे वे भी दंडित कर देते थे। तो जरा सी यदि गलती हुई तो उस पर दंडित किया जाता था। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक हो जाता था, नहीं तो उन्हें डर लगता था शिष्यों को कि तुम्हें जो है दंडित कर दिया जाएगा। तो इसके कारण भी नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। तो साथियों ये हमारी पूर्व परंपरागत, इसलिए इसको पूर्व परंपरागत बोला गया है साथियों। एक दूसरा होता है हमारा परंपरागत फिर धीरे से आगे स्तर उन्होंने कोलबर्ग ने आगे बढ़ाया इसको, भाई आगे क्या है फिर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चला, तो कुछ लोग ये है कि भाई नहीं, अपने को अच्छा कहलाने के लिए समाज का अनुमोदन करने लगे, भाई इसका समाज का अनुमोदन मिल जाए इसको। भाई किसी ने कह दिया, भाई जैसा कि इलेक्शन होते हैं, टीचर्स के इलेक्शन होते हैं, उसमें कहता है भाई मेरी तरफ से जो है इस नाम का टीचर का मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। तो सामाजिक अनुमोदन कर दिया उसने, नैतिकता कर लिया, साइन कर दिया वो। तो उसका अर्थ है कि अनुमोदन करने से ये साबित हो गया भाई ये अच्छा टीचर है। लेकिन दूसरे उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, लेकिन न मानने तो दूसरे अच्छे ने, एक ने अनुमोदन कर दिया। तो जहाँ पे सामाजिक अनुमोदन की बात आ जाती है तो वहाँ पे अच्छा आदमी या बुरा आदमी इस तरह की संज्ञा यदि निकल कर आती है तो हमारे परंपरागत स्तर में वो कथन जाएगा। दूसरा, भाई चलो तुम ऐसा कर दो, नहीं तो भैया हम तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे, कानून व्यवस्था की धमकी मिलेगी, या कानून पर चलकर हमको सारे काम करने चाहिए। एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है कानून को ध्यान में रखकर करता है, तो नैतिकता चल रही है। तो आज के दौर में, वर्तमान कब में, ये भी हमको कानून के, संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। तो संविधान के अनुसार रहकर जो भी कार्य किया जाता है वो भी परंपरागत स्तर के अंतर्गत कथन आएगा। तो इसमें कौन कौन से हो गए, सामाजिक अनुमोदन की बात जो अच्छे बुरे को दिखाई देगी, अच्छे को दिखाई देगी, जो कथन होंगे वे इससे संबंधित होंगे। तो इसका चरण कौन कौन सा हो गया, सामाजिक अनुमोदन का हो गया, अच्छे का हो गया, और दूसरा कानून और व्यवस्था। ये 2 आपके जो हैं चरण हो गए। तो 2 पहले हो गए, 2 ये हो गए, 4 चरण आपके हो गए। तो 4 चरणों के कथन को आपको पहचानना है पेपर में कौन सा आ रहा है। तो इस पर फिर ध्यान रखना है। पहले वाले का मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, दंड एवं भय का आपका परंपरागत जाएगा, और जो दूसरे वाले का मैंने बताया था आपको पुरस्कार एवं लाभ का, वो आपका पूर्व परंपरागत के अंतर्गत जाएगा। और इसमें जो है सामाजिक अनुमोदन अच्छे का लिए होगा तो ये दूसरे में जाएगा, परंपरागत स्तर में आएगा। और जो कानून व्यवस्था की बात होगी वो भी आपका इसके अंतर्गत आएगा। और कुछ सेंटेंस इब्जा बचेगा तीसरा आपका उत्तर, जो वर्तमान में चल रहा है आजकल जो है सबको ध्यान में रखकर कथन जारी किए जाते हैं। भाई ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है, तो सभी के लिए सब खुश होते हैं इस चीज़ों के लिए। भाई ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है, मैं तो सबके लिए कार्य करता हूँ, है नहीं, मैं तो समाज के लिए जो है एक अच्छे कार्य करता हूँ, मैं तो
मैं तो दान ही इसलिए करता हूँ कि भाई समाज मुझे अच्छा कहे। अब देखा होगा कि भंडारे कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरह के ये सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत आते हैं कथन। एक आदमी खुशी खुशी अपना भंडारा कर रहा है भाई लोकहित के लिए, तो कौन सा जाएगा भाई ये? तो ये उत्तर परंपरागत का सेंटेंस जाएगा आपका। तो ये हमने तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा कथन को देख लिया, तो इसको सामाजिक अनुबंध बोलते हैं, इसका चरण। तो सामाजिक अनुबंध आ जाएगा। और जो आएगा सार्वभौमिक, मैंने बताया सार्वभौमिक क्या है, कोई भी बात सार्वभौमिक होगी। ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है, तो सार्वभौमिक नैतिकता आपके सामने आ गई है। तो साथियों, सार्वभौमिक जो नैतिकता आई है, इस तरह के जो कथन होते हैं वे आपके तीसरे स्तर में आएंगे कोलब्रुक के। तो बस हमें कथनों का ध्यान करना है, किस कथन को हम सामाजिक। तो साथियों, मैंने कुछ कथन लिखे हैं साथियों, जैसा कि मैंने एक कथन बनाया, लोकतंत्र में सभी को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। आप सोच कर देखो कौन से में आएगा। फिर बता रहा हूँ, लोकतंत्र में सभी को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, सभी लोगों को। तो साथियों, ये आपका जो मैंने चौथा बताया है उत्तर परंपरागत, ये उसका उदाहरण है साथियों। जैसे कि सड़क के नियम का पालन न करने पर कानून का उल्लंघन है। तो देखो साथियों, कानून की बात आई तो यहाँ पे आपका उत्तर परंपरागत आ गया। फिर और उदाहरण बताया मैंने, एक बच्चा विद्यालय में 100% उपस्थित होकर अनुशासन में पुरस्कार प्राप्त करता है। तो साथियों देखो, ये पुरस्कार की बात आई है और ये आपके पूर्व परंपरागत के अंतर्गत जाएगा। एक बच्चा यह सोचकर सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करता है कि लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, अच्छे पर अच्छा कहेंगे। अच्छा कहलवाने के लिए हम जो है रात दिन काम कर सकते हैं दूसरों के लिए। तो ये कौन से नैतिकता के स्तर पर जाएगा? तो इसको ध्यान रखना है अच्छा कहलाने के लिए साथियों। तो ये पूर्व परंपरागत स्तर पर जाएगा, क्योंकि इसका जो आपका तीसरा चरण है, पहला सामाजिक अनुमोदन का, उसके अंतर्गत, चरण के अंतर्गत ये कथन जाएगा। और बनाया मैंने, एक अपराधी पुलिस के डर से अपराध करना छोड़ देता है, तो यह कौन सा आएगा? तो साथियों, ये आपका डर भय के कारण दिखाई दे रहा है, कानून के कारण नहीं है, डर भय के कारण। एक डर के कारण जो है वो नैतिकता के रास्ते पर चल रहा है, सही रास्ते पर कार्य कर रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो है पूर्व परंपरागत स्तर पर जाएगा। एक होता है कि भाई हम बोलते हैं कि पाप पुण्य हो जाएगा। तो जैसे पाप पुण्य की हम बात करते हैं, यदि एक व्यक्ति पाप पुण्य के डर से कोई भी समाज का गलत कार्य नहीं करता है, अच्छे सत्कर्म की ओर कार्य करता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो पाप पुण्य का भय दिख रहा है, तो पाप पुण्य का भय और कौन से में चले जाएगा? तो आपके पूर्व परंपरागत नैतिकता के सिद्धांत में चला जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक उदाहरण मैंने बताया था कि एक्स नाम का कोई सरकारी अफसर है और वो कह रहा है कि मेरे टैक्स का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं तो भाई टैक्स क्यों दो सड़क का। कुछ कहता है भाई हमारे साथ डबल टैक्स लिया जा रहा है, भाई मैं तो इसका विरोध करता हूँ। तो साथियों, ये बात जो है सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत है नहीं, लोकहित के लिए बात है। जो लोकहित की बात के लिए कही जाएगी वो सामाजिक अनुबंध में जाएगी। तो इसका वो जो है आपका उत्तर परंपरागत आपका जाएगा। तो साथियों, ध्यान रखना है, लोकहित की बात, सामाजिक की बात करेंगे तो वो सामाजिक अनुबंध में जाएगा। तो इस तरीके का ये है। तो ये आपका कोलब्रुक का हो गया। ये मैंने बताया 3 आपके स्तर हो गए और आपके 6 चरण होंगे साथियों। तो ये नैतिकता के जो हैं, इन्हीं की सहायता से आप टीचर्स को, सभी को मेरे साथियों, इस तरीके का अनुभव होना चाहिए कि हमें सभी का यूज हम कर सकते हैं। तो नैतिकता के पाठ पढ़ाते समय, बच्चों को प्रार्थना के समय जब हम नैतिकता बताते हैं, तो हम सब की बात ही, सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए नैतिकता का आध घंटे का 1 घंटे का कार्यक्रम कराते हैं साथियों। तो इन्हीं का जो कोलब्रुक का है, इन्हीं में से कुछ कथन होते हैं जो हम रोज़ प्रयोग करते हैं। कुछ सिद्धांत बना दिया, इसको सिद्धांत पढ़ा दिया। लेकिन यदि हम संस्कृति की बात करें कि भाई, मैं क्वेश्चन कर रहा था एक से, भाई यदि मैं जो द्रोणाचार्य है उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया साथियों, तो ये किस कोलब्रुक के किस में आएगा साथियों? तो क्या किस उसमें कहेंगे, क्या उसने आज्ञा का पालन करा है, या उसने दंड करा है, या डर के कारण दिया है, किसके कारण, कौन सी के अंतर्गत आएगा? तो साथियों, या क्या ये पुरस्कार है, क्या ये भय है, क्या किसके कारण आएगा? तो साथियों, क्वेश्चन ये भी बहुत ही नैतिकता का फंसा हुआ है। ये तो हमारी संस्कृति से जुड़ा क्वेश्चन है, तो ये इसके अंतर्गत हम नहीं आए। यदि आप क्वेश्चन भी ये करके देखना एआई से, एआई ने भी इसका जवाब हमको नहीं दिया है।
तो उसने कह रहा था भाई ये कुछ कुछ उसके जो अंतर्गत जाता है। हमने कहा नहीं, इसमें नैतिकता नहीं है, नैतिकता के लिए ये आप गलत उत्तर दे रहे हो। तो हमारी बात का उसने समर्थन किया और उसने बहुत सारी जो है उस पर टिप्पणी लिखी कि नहीं, ये वास्तव में नैतिकता नहीं थी इसमें। तो ये बोला कि भारत के जो सांस्कृतिक नैतिकता है वो दूसरों से अलग है साथियों। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इसी तरीके के उदाहरण आ सकते हैं साथियों। लेकिन मोटा मोटा है वो पूछ लेता है कि नैतिकता का विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सीधा कोलबर्ग। कितने स्तर होते हैं? 3। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। वो पूछ लेता है कि कौन सा चरण नहीं होता है साथियों। पहला आपको चरण बताना है, तो आपको बताना है कि वो भय का, उसका जो बताया था मैंने, भय का आपका और पुरस्कार का और दंड का, ये होते हैं 2 चरण। और जो आपका परंपरागत का बताया था मैंने, परंपरागत का सामाजिक अनुमोदन बताया था मैंने, और कानून व्यवस्था का बताया था। और जो मैंने तीसरे का बताया था मैंने पूर्व का, वो आपका सामाजिक अनुबंध का और सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो ये हमें चरण भी याद रखने हैं, लिख लिख के याद कर लेना साथियों। तो ये जब आप लिखोगे तो वो याद हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। एक दिन में यदि हम कोहलबर्ग को पक्का याद कर लेंगे तो समझ लेना एक क्वेश्चन तो हमारा पक्का बिल्कुल हो ही गया। तो साथियों ये था हमारा ये एक, हम बता रहे थे साथियों कि सृजनात्मकता का, सृजनशील बालक कौन होते हैं साथियों। सृजनशील बालक की जो है वो विशेषताएं क्या होती है। तो साथियों सृजनशील बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसकी वीडियो साथियों सृजनशील की जो है नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे साथियों, और जल्दी ही मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक व्यक्तिगत भिन्नता होती है साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो हमारी शिक्षण विधियाँ होती है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो जितनी भी विधियाँ हम प्रयुक्त करते हैं वे सब मनोवैज्ञानिक होती है। यदि हम वहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ कर देंगे, व्याख्यान मेथड यूज़ कर देंगे, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारी जो है आजकल देखो तुमने बचपन में कि KG UKG LKG होता है, तो KG का मतलब किंडरगार्टन विधि होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। एक खेल विधि होती है, उसका यूज़ करते हैं हम। देखो साथियों भ्रमण विधि होती है हमारी, पर्यटन विधि बोलते हैं इसको, उसका भी हम यूज़ करते हैं साथियों। एक जो है आपका वो होता है प्रोजेक्ट होता है मेथड, उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक की विधि का यूज़ करते हैं हम, खोज विधि का प्रयोग हम करते हैं। तो ये सब की सब विधि, एक डाल्टन होती है विधि, वो भी हमारी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये जो विधियाँ होती है हमारी, ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ होती है। पेपर में मोस्टली ज़्यादा नहीं आता है, बस ये पूछता है कि भाई कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो अमनोवैज्ञानिक जो है आपकी ये आगमन निगमन भी आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। और ये आपका लेक्चर मेथड भी आपका जो है ये मनोवैज्ञानिक है। तो थोड़ा सा आइडिया यदि आपको कर सकता है कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की विधियों का हम प्रयोग करते हैं वे तो सारी मनोवैज्ञानिक है। जैसे हम उच्च क्लास में प्रयोग करते हैं तो वे सब की सब हमारी मनोवैज्ञानिक होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान और आपको मैं बताऊं, मनोवैज्ञानिक वे विधि होती है जिसमें जो हमारा जो शिक्षण केंद्र होता है उसका वो बच्चा होता है, और जो हमारा शिक्षक केंद्रित शिक्षण कार्य होता है हमारा, वो हमारी मनोवैज्ञानिक होती है। जैसे कि जब बड़ी कक्षा में हम लेक्चर मेथड दें वहाँ पे बच्चों को बोलने का स्थान नहीं दिया जाता, और जो टीचर होता है 1 घंटे का लेक्चर करके चला जाता है। तो वहाँ पे देखो ये वो टीचर सेंटर्ड टीचिंग हो रहा है, और यहाँ पे बचपन में छोटी क्लासों में वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग किया जाता है। तो इसकी पहचान यही होती है। तो इसका मुख्य बिंदु बच्चा होता है और उसका मुख्य बिंदु आपका टीचर होता है। तो ये होती है साथियों। इसी के साथ में यदि मैं यहीं पे शिक्षण विधि की बात करूँ, ये तो मैंने बता दिया। एक जो है भाई इसकी खोज किसने करी है, ये तो क्वेश्चन आ ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। और एक क्वेश्चन होता है आपका जैसे कि आगमन निगमन विधि होती है, पता नहीं होता है हमारे कुछ साथियों को भाई आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है। साथियों आगमन जो विधि होती है हमारी, ये शिक्षण सूत्र नहीं होता है। शिक्षण सूत्र होता है जो शिक्षण विधियों में प्रयोग किया जाता है। कुछ साथी हमारे शिक्षण सूत्रों को ही शिक्षण विधि मान लेते हैं, दोनों अलग होती है। यदि हम बात करेंगे देखो आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, समस्यात्मक विधि, ये विधियां हैं शिक्षण की। और यदि हम करेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरणों से नियमों की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर,
है ना, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ये सब हमारे शिक्षण सूत्र है। संकीर्ण से व्यापक की ओर, व्यापक से संकीर्ण की ओर, ये सब हमारे शिक्षण सूत्र है। तो साथियों पेपर में शिक्षण सूत्र भी आ जाता है, पूछ लेता है इसका मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आगमन यदि विधि है आपकी, उसमें कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो साथियों आगमन विधि होती है जब हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पर नियम बना देते हैं, सिद्धांत बना देते हैं। जैसे कि हमारा, यदि मैं कहने लगूँ साधारण ब्याज का सूत्र बताओ, तो क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हो गया। और हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई एक सवाल लिख दिया, क्या लेगा, अब जब तुम साधारण ब्याज निकाल लो, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा तुरंत इस सूत्र का प्रयोग करेगा? नहीं, यदि इस सूत्र का प्रयोग कर रहा है तो यह आगमन विधि नहीं है, यह निगमन विधि है। तो इसीलिए बोलता है वो पहले सूत्र नहीं लगाएगा, पहले नियम नहीं लगाएगा, पहले उदाहरण लेकर चलेगा। वो 100 रुपये पर ब्याज निकाल लेगा, फिर 1000 रुपये पर निकाल लेगा, 1 वर्ष का, फिर इस तरीके से निकालता चलेगा और फिर वो निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो उदाहरण से कहाँ गया वो, नियम की ओर, और फिर विशेष से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर गया वो, है ना, इस सामान्य की ओर गया है। सामान्य से मतलब है नियम बन गया फिर वो। तो साथियों ये ध्यान रखना है कि नियम सिद्धांत यदि बनता है किसी का, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वहां पर आगमन विधि होती है। जैसे कि हम सर्किल बना दिया और फिर सर्किल बना दिया और हमने एंगल बना दिए, या फिर राइट एंगल ले लो आप, उसका क्या नाम बोलते हैं हिंदी में, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यदि बनाते हैं तो हम बताते हैं भाई 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कैसे होता है, तो यदि हम सिद्ध करके दिखाएंगे तो पहले हम संख्याएं लेंगे, उदाहरण देंगे। अगर भाई यह साइड की भुजा आप 3 ले लो या 4 ले लो या 5 आ जाएगी, देखो। तो 3-4 हम यदि भुजाएं ले लेके देख लेंगे तो फिर उसको बता देंगे, देखो भाई ये इस तरीके का नियम बन गया है। तो फिर लास्ट में हम नियम लिख देंगे। तो ये होता है। और साथ फिर हम सामान्यकरण कर देते हैं, भाई ये तो है कि समकोण त्रिभुज में उसके 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है कर्ण बोलते हैं उसको, और उसका जो वर्ग होता है शेष 2 वर्गों के भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो ये जो सामान्यकरण किया है मैंने, जो ये नियम बनाया है, जो सिद्धांत बनाया है, ये आगमन विधि बोलते हैं इसको। तो उदाहरणों से क्या हो गया, ये उदाहरणों से नियमों की ओर, उदाहरण से आपका सिद्धांतों की ओर हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अब फिर आ गया निगमन विधि। निगमन विधि में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, नियम सिद्धांतों से उदाहरणों की ओर जाएगा, है ना। यदि जैसे कि हम कहते हैं भाई आप सूत्र लगाएगा 2 वर्गों के अंतर का a² - b² बराबर a+b a-b, इसके आधार पर सारी एक्सरसाइज करनी। तो टीचर यही तो बोलते हैं भाई पूरी याद कर लो, ये सूत्र याद कर लो और फिर एक्सरसाइज करनी है तुम्हें। तो निगमन विधि का यूज़ कर रहा है। निगमन विधि का यूज़ बड़ी क्लासों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे होशियार होते हैं वो इनको नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है जो धीमी विधि होती है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। और जो बच्चे सूत्र रखने में सक्षम होते हैं उनको सीधा सूत्र बता दिया जा और वो बच्चा उसको सूत्र को याद रख लेता है, क्वेश्चन फिर वो आसानी से हल कर लेता है। तो इसलिए आगमन और निगमन दोनों का प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं में जब हम स्टार्ट करते हैं शुरू में बच्चे को, तो आगमन विधि से हम आगमन विधि का यूज भी करते हैं हम, क्योंकि छोटी कक्षा में एकदम जो है हम नियम नहीं बताते, सिद्धांत नहीं बताते, तो इसलिए जो है छोटी कक्षा में जो हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं से अपने शिक्षण में। तो ये आगमन विधि बताइए, मैंने निगमन विधि बताई आपको। तो साथियों ध्यान रखना है आपको कि ये विधि कौन सी होती है। एक आता है आपका साथियों प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड भी हमारा बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों की सुविधा के अनुसार, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार जो है उस समस्या को सोल्व करते हैं, और उसी समस्या को बच्चों को उस पर थोपनी नहीं चाहिए हमें। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि तुम्हें ये करके लाना, तुम्हें ये करके लाना, तुम्हें ये करके लाना। साथियों वो थोपनी नहीं है, नहीं तो वो प्रोजेक्ट कार्य नहीं माना जाएगा। बच्चे को स्वयं जो उसकी रेंज में हो, नहीं तो देखा आपने जो सुनने में आया कि जो कुछ कॉलेज होते हैं, ये तो नहीं कहेंगे हम सरकारी है, प्राइवेट स्कूल है, स्कूल तो स्कूल है, संस्था टीचर कार्य देता है। फिर बच्चे जो है कंप्यूटर पर फिरते हैं कि उनके माँ पापा भाई उन्होंने काम दिया है, असाइनमेंट होता है, वो प्रोजेक्ट कार्य है, ये प्रोजेक्ट दे रखा। तो किसी पे पैसे खर्च होते हैं, किसी को 1000 रुपये लेता है, कोई 5000 रुपये लेता है, इस तरीके से मोटे पैसे खर्च होते हैं भाई। इस तरह का खर्च
इस तरह का प्रोजेक्ट कार्य नहीं देना चाहिए जिसमें खर्च आता हो। आपको इस तरीके से कार्य देना चाहिए जो बच्चे की रेंज में हो और बच्चे ने वो देखा हो, वो कार्य देखा हो। एक छोटा सा उदाहरण है, बच्चे टॉफ़ी खाते हैं, भाई टॉफ़ी देख लो, भाई मार्केट में जो है कितने प्रकार की टॉफ़ी आ रही है। भाई तुम्हें अपने जो आस पड़ोस जो तुम्हारे आसपास दुकान है उस पर कितने प्रकार की टॉफ़ियाँ बिकती हैं, क्योंकि जो बच्चा जाता है वो टॉफ़ी की दुकान पर जो होती है उसे तो पता होता है एक दुकान पर दी जाता है टॉफ़ी इतनी है या बिस्किट कितने प्रकार के हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे वर्क है इस तरह के उनके फ़ोटो या कुछ भी या पेड़ देख लो भाई कितने हैं आपके आसपास, जैव विविधता कितनी है आपकी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे ये प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को उसी की रेंज के आधार पर हमको देना चाहिए, थोपने नहीं चाहिए। तुम्हें ये लाना फिर वो कंप्यूटर पे फोटो स्टेट करा रहे हैं, इस तरह के कार्य करा रहे, तो ये नहीं करना हमको चाहिए। तो साथियों ये आ जाता है पेपर में, आगमन निगमन विधि पेपर में अवश्य आती है, तो इसको देख लेना है साथियों। ये जो मैंने शिक्षण विधियाँ जो इसके आपके किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए है ये आपको पता ही है, ये आपको ये ऐसे भी मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन बनाएंगे, उस बना रखे हैं मैंने, वे मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना किस किस से बात थी समझ की साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे कमेंट्स कर देना। कोई आपको लगे कि किसी पे कोई बिंदु या कोई भी आपका शब्द समझ में नहीं आ रहा है साथियों, बेझिझक आप जो है उस पॉइंट को आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको उस पर ज़रूर जो है वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 फरवरी में पेपर है साथियों। अब मैं जो है एक उस पर वीडियो बनाऊंगा अपने बोर्ड पर खड़ा होकर, और जितना मैंने आज तक सारा जो पढ़ाया है ये मैं पूरे 1 घंटा लगो चाहे 2 घंटा लगो पूरा मैं सारा बोल दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था सीखने के जो सिद्धांत थे में आपके थोंडाइक से लेकर और आपके गेस्टाल्ट तक का साथियों, क्योंकि गेस्टाल्ट तक भी आता है। एक साथियों थोड़ा सा मैं मनोविश्लेषण के बारे में भी आपको बताता हूँ। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो पेपर में आ जाता है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है साथियों। तो ये जो आपका सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड ने ये जो है सिद्धांत दिया है साथियों, पेपर में आ जाता है। और एक इसकी जो मन की अवस्थाएँ होती हैं, मन की जो है साथियों 3 ये जो अवस्थाएँ होती हैं वे होती हैं आपकी चेतन और अर्धचेतन और आपका अचेतन। तो हमको इनको समझ लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं साथियों। तो ये जो बताई थी जो ये चेतन वाली मैंने बात, ये जो हमारी बिल्कुल सामने की अवस्था है, जो जागृत अवस्था है, जिसमें व्यक्ति हाव भाव भी दिखता है, कार्य करता दिखता है, जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो मैं चाहता हूँ वही शब्द निकल कर आ रहा है, ये चेतन अवस्था होती है साथियों। और यदि कहीं ऐसा आया कि मैं बोलना चाहता हूँ और वो शब्द मेरे अंदर से निकल कर नहीं आ रहा है, उसमें अटकपन आता है, तो ये समझ लो ये अर्धचेतन होता है। मन के मनोस्थिति बोलते हैं इसकी, मनोस्थिति या मनोदशाएं हैं ये इसकी सिगमंड फ्रायड की। तो जो मनोदशाएं हैं हमारी चेतन की होती है। होशियार व्यक्ति, होशियार बच्चा वही होता है जिसकी चेतन अवस्थाएं तेज होती है। आपने देखा कुछ व्यक्ति धारा प्रभाव बोलते चले जाते हैं, नॉलेज फुल होती है, उसको जो चाहता है वही निकलता जाता है। कहते हैं भाई टीचर तो बगैर उसकी पढ़ देता है बुक के किसी भी सहायता से, तो लेक्चरर है, लेक्चर देता है किसी भी बात। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, नॉलेज फुल पर्सन होते हैं, चेतन अचेतन में उनमें कोई फर्क नहीं होता है बिल्कुल भी, ना कहीं अर्धचेतन आता है उनमें, सीधा चेतन में सब भंडार पड़े रहते हैं, सिद्धांत पड़े रहते हैं, उनको उठाता रहता है और यूज करता रहता है। क्योंकि जो शब्द भंडार होता है, जो हमारा इनसाइक्लोपीडिया होता है, वो हमारा अचेतन मन होता है। अचेतन मन में सागर, जितना बड़ा सागर होता है, इसको सागर की संज्ञा दी गई, जितना बड़ा सागर होता है इतनी शब्द भंडार, सूचनाओं का भंडार होता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी सूचनाएं पड़ी होती है, क्योंकि वो दिखाई तो देती नहीं। भाई कोई गणित का टीचर है, कोई केमिस्ट्री का टीचर है, कोई हिंदी का है, कोई संस्कृत का टीचर है, कोई इंग्लिश का प्रकांड विद्वान है, कोई दूसरे विदेशों की लैंग्वेज का है, कोई लिंग्विस्ट है, कोई उर्दू जानता है भाषा। तो इतने प्रकार, इतना कुछ नॉलेजफुल पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है, उसको सब कुछ ज्ञान है। लेकिन हम व्यक्ति के चेहरे को देखकर या व्यक्ति कुछ ना बोले, हम उसकी मनोस्थिति का पता नहीं लगा सकते कि इस बंदे के अंदर कितनी नॉलेज है। चेहरे से देखकर नहीं बता सकते या कपड़े देखकर नहीं बता सकते। अगर भाई जो है टेन फैन होकर आगे कोट वोट सजा लिया और बिल्कुल ऐसा आगे भाई जना ये तो इससे तो अच्छा कोई है ही नहीं है, नहीं, जब तक वो बोलेगा नहीं,
जब तक शब्द नहीं आने के उसके अचेतन मन से निकल कर उसके अंदर वो नहीं बोलेगा, तब तक उसके व्यक्तित्व का पता नहीं चलने का। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने ये बताया कि बगैर मनोस्थिति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता, व्यक्तित्व का पता नहीं चल सकता। इसलिए जो स्ट्रक्चर बनाई है पर्सनैलिटी की सिगमंड फ्रायड ने, उसने अपनी इन दशाओं का भी वर्णन किया है कि व्यक्तित्व का निर्माण इनके द्वारा भी होता है साथियों। तो ये होता है। इसी तरीके से उसने जब इसका यूज़ किया भाई जो है अर्धचेतन वाला, तो अर्धचेतन और जब संघर्ष होता है शब्दों में, अचेतन में से हम ज्ञान लाना चाहते हैं और वो नहीं निकल पाता है पूर्ण रूप से। कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। यदि कोई हमारे सामने हमारा पुराना मित्र आ जाए या कोई पुराना रिश्तेदार आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो हम जो है देखते हैं यार ध्यान तो आ रहा है, कोई फ़ोन पर करता है मजाक में, यार तो चल मेरा नाम बता, फ़ोन आ रहा है, मैं कौन बोल रहा हूँ। तो आवाज़ हम उसकी पहचानते हैं, नाम उसका ध्यान नहीं आता। इसका अर्थ है कि अचेतन मन में हमारे उसकी सूचनाएं हैं उस व्यक्ति की, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। यदि थोड़ा सा भी हमें सूचना मिल जाए, ध्यान मिल जाए, तो तुरंत अर्धचेतन में से सीधा अचेतन में पहुंच जाएगा। तो ये जो बीच की जो द्वंद्वात्मक स्थिति बनी है, तो इसको अर्धचेतन बोलते हैं। और अर्धचेतन में जो सिगमंड फ्रायड ने तुलना करी है कि भाई जो है यदि हम समुद्र में यदि बर्फ़ तैर रहा है, बर्फ़ के तैरते ही कि पानी में मनोस्थिति व्यक्तित्व की उसने बताई है, किसने, सिगमंड फ्रायड ने। यदि बर्फ़ पानी के ऊपर तैर रहा है, कुछ भाग उसका दिखाई दे रहा है, तो उसने बताया वो चेतन अवस्था है, क्योंकि चेतन अवस्था व्यक्ति के सामने होती है। यदि मैं वीडियो में आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये मेरी कॉन्शियसनेस पोजीशन है। और यदि कहीं किसी शब्द पर यदि हम अब अचेतन हमारे मन में पड़ा है, हम उसको लाना चाहते हैं और कहीं वो उस समय पर नहीं निकल पाए, तो वो अर्धचेतन की स्थिति है। यानी बर्फ़ का कुछ भाग उसकी तह पे भी होता है, कभी डूबता है, कभी देखा है, कभी यदि पानी हिल जाए डुल जाए तो बर्फ़ कभी उसके सतह के नीचे भी चला जाता है, तो वह अर्धचेतन की पोजीशन है। तो पेपर में जो आजकल जो क्वेश्चन आता है कि जो बर्फ़ का जो भाग पानी में डूबा हुआ है, वो सिगमंड फ्रायड के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो साथियों जो बर्फ में भाग डूब रहा है, वो सिगमंड फ्रायड की जो मनोस्थिति है वो अचेतन की होती है। अब वो डूबा हुआ भाग यानी कि यह है कि आदमी के अंदर कितना नॉलेज पड़ा हुआ है, वही अचेतन मन है। सबका अचेतन इतना है, जितनी भी हमारी नॉलेज है, पैसिविक प्रवृत्ति भी है हमारे सारे संवेग, भय, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ईर्ष्या, जितनी भी चीज़ें हैं, लालच भी है, पुरुषार्थ भी है, सब हमारे अचेतन मन में पड़े हैं। जिस टाइम पे जो प्रयोग करना चाहता है व्यक्ति सामने की स्थिति के, क्योंकि जो आंखें हैं वो हमारी चेतन अवस्था में हमें लाने के लिए प्रयास कराती है। सूंघ जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय ही तो हमको चेतन में लाने का प्रयास करती है। और ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की है हमारी। यदि हमारे सूंघ अच्छी आ रही है तो हमारी इंद्रिया जागृत हो जाएगी, तो वही निकल कर आएंगे सब। जीभ है हमारी स्वाद की, वो तो ये भी आएगा, कुछ हमें पंच कराएगा। शरीर में त्वचा पर कुछ कराएगा तो देखो उससे भी आएगा। तो आंखें हमारी देखती है, वो भी हमें उससे नॉलेज प्राप्त होगी। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो आ रही है वो हमको इसकी सूचना लेने के लिए प्रेरित करती है साथियों। तो ये जो मैंने बताया तो सब अंदर पड़ा हुआ है अचेतन में। अचेतन तो सूचनाओं का ग्रह है, सूचनाओं का भंडार है, समुद्र के है। तो डूबा हुआ भाग पे परमाता है। मैं बताया जो ऊपर का भाग है वो चेतन है, जो 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 बीच का है, लेयर का स्तर पर होता है उसके, वो आपका अर्धचेतन का है। और जो आपका डूबा हुआ भाग है वो हमारा अचेतन का होता है। तो 3 मनोस्थिति होती है साथियों। तो मैंने सिगमंड फ्रायड की बताया। सिगमंड फ्रायड का एक होता है, मैं एक और थोड़ा सा बताऊं, इसका जो पेपर में आती है प्रवृत्ति। तो मन की जो प्रवृत्ति होती है वे भी 3 प्रकार की सिगमंड फ्रायड ने बताई है साथियों, पेपर में आ जाती है। आपने सुना होगा ईगो है ना, सुना है आपने, इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 सुनी है। तो आपने ये भी कहा होगा कि साथियों इसके अंदर तो ईगो है। साथियों सिगमंड फ्रायड को यदि आप पढ़ोगे वास्तव में, तो ये खाली आपने यदि एआई से पूछ लिया फ़ोन पे से कि भाई सिगमंड फ्रायड के बारे में बताइए, तो वो 2 लाइन 4 लाइन लिख को आपको बता देगा भाई ये आपका इड है, ये आपका ईगो है, ये आपका सुपर ईगो है। साथियों यदि गहन अध्ययन करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल निचोड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किया है, अध्ययन किया है इसका, और बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। तो जब भी मैं बोलूँगा तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस निकलेगा, अनुभव निकलेगा। सिगमंड फ्रायड का जो मैंने निचोड़ बताया है साथियों, तो मैंने बताया सबसे पहले ईड। यदि मैं ईड आपको बताऊँ, ईड क्या होता है, अहर क्या होता है,
तो साथियों, जो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जो होती है केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही व्यवहार होता है बच्चे का। तो जो वो इच्छा करता है उसको प्राप्त करना चाहता है, वह उसकी ईड़ हो जाएगी। और वह ईड़ कैसे होगी पूरी, इसकी इच्छा कैसी पूरी होगी साथियों? उसकी इच्छा, वो उसके लिए यदि उसको टॉफी चाहिए तो टॉफी ले लेगा, बिस्कुट चाहिए बिस्कुट ले लेगा। वो उसके लिए क्या क्या व्यवहार करेगा, रोवेगा, वो बहाने बनावेगा, झूठ बोलेगा, आपको लगेगा। या फिर वो पेंसिल उठाओगा, छोटा बच्चा हमारा है, कक्षा में किसी पे पेंसिल नहीं है तो उसने पेंसिल ले ली बिना बताए, और पुरकार ले लिया बिना बताए, कॉफी ले ली बिना बताए। अब हम, मेरा तो काम छूट रहा मास्टर पिट्टा का, उसकी सैसी में कापी निकाल के घर ले जाएगा, काम कर लिया। बच्चा क्या कहेगा, जिनने मेरी कापी उठा ली, चोरी कर ली। इस सेंटेंस को वो चोरी बोलेगा, जबकि उस चोरी हमने ही तो कहा है, वो चोरी चोरी नहीं है। उसने अपनी इड पूरी करी है, इच्छा पूरी करी है। उस पर पेंसिल नहीं थी, पेंसिल यदि उसको मिल जाती समय पे या कोई दे देता तो वो ये शब्द चोरी नहीं आता। ये शब्द इस्तेमाल जो जानता है इन शब्दों को वही इस्तेमाल करता है। उसने अपनी इच्छा पूरी करी है, इड पूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे को वो अपनी पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, नैतिकता का अभाव होता है। तो पेपर में यही आता है कि कौन सी उसकी सिगमंड फ्रायड की जो प्रवृत्ति है इसकी व्यवहार की, तो वह नैतिकता का अभाव होता है। कौन सी, किस उस अवस्था में उसमें नैतिकता का अभाव होता है, तो वहाँ पे ईड, ईगो, सुपर ईगो दे देगा, अरे को रख देगा, कोई नहीं रख देगा चौथा ऑप्शन। तो नैतिकता का अभाव जो होता है वो ईड प्राप्त करने में होता है, वहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है। उसमें ये नहीं देखता समाज का भय का है, पापा का भय का है, उसे डर नहीं होता, उसे तो चीज़ प्राप्त करनी है। और कुछ कुछ में क्या होता है, ऐसा नहीं कि बच्चों में होता है, बड़े में भी इच्छा पूर्ति करनी होती है, वो भी उसका जो है ध्यान नहीं रखता है। किसी का भय नहीं होता, ना पुलिस का भय, ना माँ बाप का भय, तो उसे तो ईड पूरी करनी है। फिर वो क्या होता है, जब नैतिकता का बड़ा हो गया, वो नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए उसको, और नैतिकता का ध्यान नहीं रखना तो बड़े आदमी में ईगो हो जाती है। और कितने भी, चाहे वो 70 साल का हो, उसमें भी ईड हो जाती है, ईगो नहीं ईड हो जाती है उसमें भी। तो ईडो तो तीनों में होती है, तीनों में ईड होती है, तभी व्यक्ति कार्य करने के लिए बाहर जाता है। किसी को तनख्वाह चाहिए, ईडी तो है, उसे पूर्ति करने के लिए वो कार्य करता है, वह भी तो ईडी है। कोई कहता है भाई तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तनख्वाह तब आवेगी, और फिर कहेगा नहीं ये कर दिया तुमने, एक और करो काम इसमें तब तुम्हारी तनख्वाह आएगी, फिर एक और काम करो तब तनख्वाह आएगी। आप करोगे क्योंकि ईड ईड जुड़ी हुई है उससे, नैतिकता नहीं जुड़ रही है, ईड जुड़ रही है, वहां पे ईड इच्छा हो रही है हमारी, तो वो ईड है। और यदि हम करेंगे ईगो, ईगो क्या है भाई, इसके अंदर ईगो है, ईगो होना अच्छी बात है। कुछ बोलते हैं ना ईगो नहीं, ईगो अच्छी बात है। ईगो हमेशा नैतिकता का ध्यान रखती है, सही गलत का ध्यान रखती है। आपने बताया, मैं उदाहरण देता हूं बार बार जब भी कोई आता है, यदि दो भाई है और दोनों के, एक के, इनकी दोनों की बोलचाल बंद है और एक के यहां शादी है, और यदि उसको निमंत्रण नहीं दिया तो क्या वो शादी में जाएगा? अब सोच के देखो, अब उसमें भी ईगो आ रही है, उसमें भी ईगो आ रही है, दोनों नैतिकता का ध्यान रख रहे हैं। नैतिकता, यदि वो चिट्ठी दियाएगा तो वो आएगा, यदि नहीं आएगा तो वो आएगा। इसमें समाज की परवाह होती है, समाज क्या कहेगा, नैतिकता क्या कहती है। तो ये जो नैतिकता का भय होगा, नैतिकता फुल भरी रहेगी जिसके अंदर, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, तो बड़ा होकर जब भी कोई, आप अब जब फोन पर कोटेशन आते हैं, सब होशियार हो रहे हैं, देते हैं, रोज प्रवचन चलते हैं उसमें, तो वो सारा का सारा नैतिकता बेस्ड होता है, ईगो बेस्ड होता है। क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, ईगो, इसलिए बोलते हैं कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है ईगो आ जाती है, इसलिए बोलते हैं वहाँ पर नैतिकता जन्म ले लेती है। सही गलत वो जानने लगता है इन चीज़ों को, बचपन में वो नहीं जानता था, सही गलत को इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं है। पहले बचपन में भाई खेत में से किसी के आम तोड़ लिए, भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और बड़े होकर क्या करेंगे, आम तोड़ेंगे, हम आम तोड़ेंगे नहीं, उससे जाके खरीद देंगे, माली है भाई यहाँ पे, उसका भय रहेगा हमको, देखेगा माली,
और यदि हम माली से पूछेंगे कितने रुपए किलो दिए भाई आम ये, तो देखो क्या हो गया ये। तो हमने नैतिकता को ध्यान में रखते, समाज को ध्यान में रखते, हमने सम्मान के साथ में जाकर खरीदा है वो, तो वहाँ पे ईगो है वो। ईड भी पूरी हो गई, हमको आम चाहिए थे, नैतिकता भी पूरी हो गई, हमने उसको पैसे दिए। तो ये सब चीज़ें, इसलिए बड़ा आदमी सोचता है कि भाई सम्मान भी तुम्हें मिल जाए, ईगो भी तुम्हें मिल जाए, नैतिकता भी मिल जाए और ईड भी पूरी हो जाए, तब उसको ईगो बोलते हैं। ईगो घमंड नहीं होता है। कुछ ये बोलते हैं कि ईगो घमंड होता है, ईगो घमंड नहीं होता है। उसको उसकी परिभाषा जानिए, क्योंकि लोग सामान्य भाषा में इसको यूज कर लेते हैं कि वो तो ईगो है। और यदि वो नैतिकता को ध्यान में नहीं रखकर बड़ा आदमी कार्य करता है, मेरे भाई का ब्याह है मैं तो जाऊंगा, तो फिर ईगो वहां पे ईगो मर जाती है, इसको बोलते हैं, फिर वो ईगो मर जाती है। मेरे भाई के लिए मैं तो भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, चिट्ठी दो ना दो मैं तो जाऊंगा, वहां पे वो खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ईगो को मार लीजिए भाई, सबके साथ बढ़िया व्यवहार है, कोई कुछ ही करता रहो। फिर कहेंगे यार इस पर तो बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बड़ा बढ़िया आदमी है भाई, ये बात आ जाती है बस। इसलिए ईगो सुपर ईगो है, यह होती है ईगो। और सुपर ईगो वह होती है, ईगो जो होती है वो थोड़ी बहुत लचीली भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें मान जाता है, कहने बुझने से आदमी मान जाता है, चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाती है इस तरीके की बात। लेकिन यदि सुपर ईगो, वो ज्यादा खतरनाक होती है। सुपर ईगो नहीं मानती, सुपर ईगो नैतिकता में मजबूत होती है, कट्टरवाद होती है। मर जाऊंगा पर जाऊं नहीं, चिट्ठी आवेगी भाई की तो जाऊंगा, नहीं तो जाऊं नहीं, कतई भी मर जाइयो जे सारे। इस तरह की जब भावना आ जाएगी तो वो वहां पे नैतिकता आ जाएगी। ऑर्डर्स मिलेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। लेकिन हम, हमारे अधिकारियों के ऑर्डर्स आते हैं, उनका फोन आता है, बगैर कागज के हम कर देते हैं। हमारा अधिकारी का ऑर्डर आया भाई, कर दिया, वही वहां पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज़ों का। और कुछ अड़ जाते हैं, नहीं हमें तो यही करना है, तो भाई सुपर ईगो आ रही है। हर काम जो है बिल्कुल सिस्टम से चलेगा, 4 बजे उठना है तो 4 ही बजे उठना है। तो जहाँ पे बिल्कुल नियम सिद्धांत बिल्कुल लचीले नहीं होने वाले हैं, वहाँ पे जो है नैतिकता कूट कूट कर भरी होती है, तो वहाँ पर जो है आपका सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो वाले व्यक्ति होते हैं, नाम नहीं लूँगा कौन कौन होते हैं, है ना, क्योंकि ये वीडियो बन रही है। बस इतना ही है कि नैतिक जो सुपर ईगो होती है वो ज़्यादा भयंकर होती है ना। वो इतनी सामाजिक नहीं होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कि भाई ये आदमी सामाजिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है भयंकर मामला हो जाता है, झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इसने ये नाम दिया था, ये जो है ईड ईगो और सुपर ईगो। और जो बीच की जो ईगो है, उनका ये दोनों का, ईड का और नैतिक इसका सुपर ईगो का बीच का पुल का कार्य करती है। तो पूछ लेती है ये, तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि पुल का कार्य कौन सी करती है, तो वो ईगो करती है पुल का कार्य। समझौता करा देती है ईगो, किसके, सुपर ईगो में और ईड के बीच में। तो इसलिए ये जो है ये प्रवृत्तियाँ होती है, उसकी मन की प्रवृत्तियाँ होती हैं, आदमी की प्रवृत्तियाँ होती है। तो इसका हमें ध्यान में रखना है साथियों, सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व का। तो ये मैंने बता दिया ईड ईगो सुपर ईगो, इन चीज़ों का जो है अच्छे सा समझ गए होंगे। एक साथियों सिगमंड फ्रायड ने एक आया था स्वामोह, हमने कभी जिक्र किया था। नार्सिसिज्म शब्द आया था स्वामोह। स्वामोह वो होता है जो व्यक्ति अपने को ही प्रेम करता है, दूसरे जाए भाड़ में, अपना ही, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। और ये लगता है कि भाई चाहे आदमी जैसा भी है, सबको अपना चेहरा अच्छा लगता है, अपने सब अच्छे लगते हैं, अपनी उंगली अच्छी लगती है, अपने हाथ अच्छे लगते हैं, अपनी ड्रेस पहनी सबको अच्छी लगती है। तो व्यक्ति जो होता है वो अपने को ही प्रेम करता है। तो उन्होंने वो जो नरगिस नाम का पौधा, उदाहरण सुना होगा आपने, किसी ने यदि नहीं सुना है तो बताएं कि नरगिस जो है इतना सुंदर व्यक्ति था, इतना सुंदर व्यक्ति था। तो जब वो तालाब कहीं जंगल वंगल में गया था, तो वहाँ पे नुके जब तालाब के पास गया, उससे प्यास लगी, तो वहाँ पे पानी जब वो पीने लगा, पानी इतना साफ था बहुत ही, जैसे उसने अपना प्रतिबिंब देखा पानी में, इमेज अपनी देखी, तो इतनी वो भारी बोर हो गया कि वो उसी में देखने लगा ये कौन है, और इतना सुंदर जो चेहरा उसमें है, ये तो तुम्हारा ही है क्या। तो उसको और नज़दीक देखने के लिए वो उसमें गिर गया। अब कैसे गिर गया वो तो पता नहीं, लेकिन वो डूब के वहीं पे मर गया। उनके उस तालाब के किनारे फिर उसी के नाम का एक पौधा जन्मा वो, तो वो नरगिस नाम का जो पौधा था, तो वो वहाँ पे जम गया। तो उसके तब से जो नरगिस नरेसिस में बोलते थे, तो नरेसिस से वो नरगिस शब्द हो गया, अंग्रेजी का वर्ड है। तो वो स्वामोह की स्थिति होती है, जब व्यक्ति
सिगमंड फ्रायड ने बोला जब व्यक्ति अपने को इतना प्रेम करने लगता है कि जो है वो अपने शरीर को चूमने लगता है, आईने में देखने लगता है, तो वो स्वामेव होता है। तो ये स्वामेव की स्थिति है होती है। तो ये शब्द भी सिगमंड फ्रायड ने दिया गया है साथियों। एक होता है इस सिगमंड फ्रायड का अचेतन मन का साथियों, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एक रक्षा युक्तियाँ पेपर में आ जाती है। रक्षा युक्तियाँ क्या होती है? रक्षा युक्तियाँ का प्रयोग करते हैं साथियों व्यक्तित्व को बचाने के लिए। सभी लोग इस धरती पर, चाहे कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब इस युक्ति का प्रयोग करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म के बगैर जो है कोई व्यक्ति नहीं बचा है इस संसार में, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी न कभी खतरे में पड़ जाता है। खतरे में कैसे पड़ जाता है? मान सम्मान के खतरे में पड़ जाता है, दंड के खतरे में पड़ जाता है, लाभ के उसमें पड़ जाता है, नैतिकता के उसमें पड़ जाता है। कहीं ना कहीं वो है डरने लग जाता है जब व्यक्ति जो है, या मरने का डर लग जाता है। छोटे छोटे उदाहरण है इसके, जैसे कि भाई है ये कुत्ता हमको जाने नहीं देता है, यह आदमी हमारे साथ झगड़ा करता है, या अधिकारी अंदर बैठा हुआ है और वो बाहर कोई आदमी मिलने के लिए आ रहा है और वो बार बार कह रहा है माई कम इन सर, माई कम इन सर, वो आने नहीं, उसको पता है अंदर बैठा हुआ है लेकिन वो उसको सुन नहीं रहा है। या फिर बड़ा आदमी देखा है आपने, रो पड़ता है, अपनी बात मनवाने के लिए रो पड़ता है। स्त्रियां रो पड़ती है अपनी बात मनवाने के लिए। अक्सर आदमी कम रोता है, स्त्रियां रो पड़ती है, जैसे बचपन में रो पड़ते थे। बागीचे में लिखा था फूल नहीं तोड़ना है फिर भी फूल तोड़ते हैं, धूम्रपान नहीं करना है फिर भी धूम्रपान करते हैं। जैसे किसी मिस्त्री को कहा गेट लकड़ी भाई तुमने जो है ये जो है तुम्हारे सामान खराब लगा हुआ है, तो वो तुरंत एकदम अपना बचाव करेगा, नहीं भैया मैं तो ठीक कर रहा था, इसमें तो ये हो गया था वो हो गया था। या फिर कोई यदि कोई किसी कारणवश कहता है भाई मैं तो इतना होशियार था, मेरी तो भाग्य ही खराब होते हैं, नहीं तो मैं तो जो है बड़ा अफसर बन जाता, आज मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरा तो ये साथ नहीं है। तो वो उसको जो है डिफेंस करता है अपने को। या फिर सचिन तेंदुलकर है भाई पढ़ाई में नहीं चल पाया तो अपना जलवा उसने क्रिकेट में दिखा दिया, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। लता मंगेशकर है, उसने गाने में अपना कैरियर बना लिया, तो वो आपको उसने व्यक्तित्व अपना उधर बना लिया। तो ये सारे के सारे रक्षा युक्तियाँ इसका यूज़ करते हैं हम लोग। या फिर हमें डर लगता है यदि हमें किसी के सामने हमने यह बात कह दी तो वो हमारी पिटाई कराएगा, तो उन बातों को हम दबा लेते हैं। या फिर जैसे ही व्यक्ति चला जाता है हम अपनी बात फिर उजागर करते हैं, तो वे बातें कौन सी होती उसको क्या बोलते हैं साथियों। या कुछ ऐसी बातें हैं, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अपनी ऐसी सूचनाएं, स्वयं की सूचनाएं होती है जो किसी के सामने शेयर नहीं करता। तो ये शब्द इनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन सी शब्दावली साथियों सिगमंड फ्रायड ने यूज़ करी है, तो हम इसको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसा होता है कि बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है बड़ा आदमी, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है। हर व्यक्ति होता है, झूठ जो बोलता है आदमी तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बोलता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व खतरे में फंसा होता है, बात के खतरे में, इज्जत के खतरे में, अपने मित्र के सामने इज्जत के खतरे में फंसा हुआ है, कहीं पोल ना खुल जाए। तो साथियों ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है, सब रक्षा युक्तियाँ हैं जो व्यक्तित्व जब निर्माण होता है तब इनका यूज़ करता है, पता होते ही भी ना पता होते ही भी। तो हमको जो रक्षा युक्तियों के बारे में जानता है, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानता है, तो व्यक्ति के दूसरे के व्यवहार को देखकर पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और ये नाटक कर रहा है। ये बोलते हैं कि वो नाटक कर रहा है, सामने पता चल जाता है। जो मनोविज्ञान वाला आदमी होता है उसको पता चल जाता है ये एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, दिखाई देता है बिल्कुल। जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो आप ये जब करोगे तो पता चलेगा सामने वाले का, कुछ तो पता होता है ये कर रहा है भाई। जब रोज़ किसी के व्यक्ति के व्यवहार को देखता है तो पता चल जाता है। इसलिए आज जब हर व्यक्ति जो है व्यक्ति के व्यवहार को समाज में ज़्यादा हो रहा है तो हर व्यक्ति जानता है कि भाई ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो भले उसे उनकी विधियों का जो है तथ्यात्मक रूप से या जो है बुक के द्वारा नहीं उसने पढ़ा है, लेकिन उसको जानता है, वो व्यवहार को जानता है दूसरे के। लेकिन वो पता चलेगा जब वो उसके साथ में कहीं ना कहीं आपस में इंटर कम्युनिकेट है। यदि इंटर कम्युनिकेट नहीं है तब पता नहीं चलने का।
तो ये स्थिति का पता हमको पता चल जाता है। जैसे ही बोलेगा तो हमें तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको इन रक्षा युक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नकारात्मकता क्या होती है, तो अस्वीकृति क्या होती है साथियों। तो ये नकारात्मकता ये है, जैसे कि मैंने बताया कि फूल तोड़ लिया, फूल नहीं तोड़ना है फिर भी हम फूल तोड़ लेते हैं, तो नकारात्मकता शब्द होता है वो। कहीं बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, है नहीं, यहाँ पे दिल्ली कह रहा है कि भाई यहाँ पे शराब खड़े होकर नहीं पीनी है, और वहाँ पे फिर भी लोग पीने लग रहे खड़े हो गए, है नहीं। दीवार पर लिखा रहा है भाई यहाँ पे शौच नहीं करना है, फिर भी वहाँ पे शौच करते हैं। तो ये सब नकारात्मकता होती है। करना भाई वहाँ पे मत जाना, तो वहीं पे जाना है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। किसी कार्य के लिए हम मना करते हैं, वो उसी कार्य को करता है, नकारात्मकता होती है। तो आदमी करता है इसका यूज। जो छोटा होता है बड़े के सामने गिड़गिड़ाता है, वो उसको बार बार जो है नज़रअंदाज करता है। तो जैसे ही नज़रअंदाज करेगा उसको अस्वीकृति बोलते हैं। अस्वीकृति शब्द होगा वहाँ पर। जैसे अधिकारी अंदर बैठा रहेगा, हम उसको बोलते रहेंगे सर 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 सर, वो सुनेगा नहीं है, और जबकि पता है उसको हाँ ये इस मैटर से आया है, ये है, तो वो अस्वीकृति कर रहा है। आपने देखा आपका कोई सम्मान करता है तो आप या तो गर्दन झुका देते हो या बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हो, तो वो अस्वीकृति कर रहा है। वो भाई तुम्हारी नमस्ते नहीं लिए, तुम्हारा सम्मान जो तुमने दिया है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो भले, लेकिन उसको पता है, वो उसको अस्वीकृति कर रहा है, तो इसका भी यूज करता है। तो उसको हमें समझ लेना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए इन रक्षा युक्तियों में। तो ये रक्षा युक्ति होती है। कौन सी बताई मैंने? ये बताई आपकी अस्वीकृति। एक होती थी, मैंने बताई थी कि जो आदमी जिसके बड़ा होकर काम नहीं बनता है वो रो देता है, उसको प्रतिगमन बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। प्रतिगमन शब्द का भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं, याद रखना है। प्रतिगमन शब्द होता है, रिग्रेशन पेपर में आ जाता है, सीटेट में भी आ सकता है। प्रतिगमन का क्या अर्थ होता है? वापस लौटना होता है। ये बचपन में जब हमारा काम नहीं बनता है, जब हम बोलते हैं दूसरे के सामने, तो वो अपनी बचपन की, जैसे बिस्किट नहीं, उदाहरण बोलता है, जैसे बिस्किट नहीं मिलता था तो बच्चा रो पड़ता था, तो वही जो है बड़ा होकर आदमी इस तरह से उन्हीं संवेगों का प्रयोग करता है, जो संवेग जो है वो बचपन में प्रयोग करता था। अस्थिर संवेग दिखाता है वो, तो इसको प्रतिगमन बोलते हैं। एक होता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण शब्द का बहुत यूज होता है। प्रोजेक्शन होता है, अपनी गलती दूसरे के ऊपर मंड देना, प्रोजेक्ट कर देना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रक्षेपण बोलते हैं। प्रोजेक्शन अचेतन, जो अचेतन है, जो हमारा चेतन है ना हमारा, उसको बचाने के लिए हम ये सब काम करते हैं। तो हमारा जब व्यक्तित्व खतरे में फंस जाता है तब हम इसका प्रयोग कर देते हैं, प्रोजेक्शन का। तो कोई होते है तो दूसरे पे मंड देते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। गलती है फिर भी नहीं मानता है, उसको डिफेंस मारता है, प्रोजेक्ट कर देता है। तो ये सब होता है, इसलिए तो सामने वाले के संवेग बिगड़ जाते हैं। तो ये सब होता है आपका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन पे कभी हमें, एक होता है आपका दमन। दमन होता है आपका प्रेशर, किसी भी बात को दबाना। यदि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे खतरा हो जाएगा या बात करने से, तो व्यक्ति उन विचारों को, उन बातों को अचेतन मन में दबा लेता है, छिपा लेता है। और जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से फिसल जाता है, जब खतरा टल जाता है, उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं सूचनाओं को फिर वो अपने चेतन में ला देता है। तो साथियों, ये होता है आपका दमन। और समन वो होता है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। वे सभी विचार, वे सभी बातें, वे सभी सूचनाएं जो बाहर आने पर हमारे व्यक्तित्व को खतरा पैदा कर देती है कि अगला हमें, हमारे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व को ही खत्म कर देगा। वे इतनी जहरीली बातें होती है, खतरनाक बातें होती है। व्यक्ति अपने अंदर उनको समाये हुए होता है, लेकिन उन्हें कभी अपने जीवन में बाहर नहीं निकालता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी कोई ना कोई गोपनीयता बातें होती है जो वो केवल अपने तक ही सीमित रखता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो वो रखता है इन चीज़ों को, तो वो समन को होते हैं। कुछ कहता है क्या लगे इन बातों को जीवन में भाई लाइए बिना। माता बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को दोहराता है कि भाई इन बातों को कभी भी जीवन में नहीं लाना, यदि लाएगा बेटा तो दुख उठावेगा। तो वो समन बातें होती हैं। तो वो समन रक्षा युक्तियाँ होती है, उसको हमें देख लेना चाहिए। एक होती है रैशनलाइज। रैशनलाइज का करना हमें, रैशनलाइज शब्द होता है एक हमारा तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण ये होता है जब हम किसी की तुलना, अपनी तुलना किसी दूसरे पर रखकर ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं हम जैसा दूसरा हो। जैसे कि
संजय दत्त जितने लंबे बाल रखकर तो हम ये समझने लगते थे कि हम तो संजय दत्त ही है। होता था ये, नकल करना है, दूसरे की नकल, देवानंद की नकल करते हैं तो अपने को देवानंद ही समझने लगते हैं। अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं तो अपने को अमिताभ बच्चन ही समझ कर नकल करते हैं। इस तरह के अपने आप को ही तो रैशनलाइज कर लेते हैं, अपने को तादात्म्यकरण, दूसरे के रूप में अपने को जब ढाल लेते हैं। मिमिक्री जो होती है वो तादात्म्यकरण होती है, रैशनलाइज होती है। तो ऐसे बहुत से हैं जो दूसरे को देखकर अपने का काम कर लेते हैं, तो रैशनलाइज बोलते हैं उसको, तादात्म्यकरण बोलते हैं। एक मार्गांतरीकरण होता है जो अपना मार्ग बदल देते हैं। जैसे कि खतरा पड़ता है, जैसे कि तुलसीदास का उदाहरण दिया जाता है कि तुलसीदास जब उनकी पत्नी थी रत्नावली, तो उनकी जब वो हो गया, झगड़ा हो गया, तो फिर उन्होंने अपना राम राम जो है अपना रास्ता बदल दिया। तो ये तुम्हारा मार्गांतरीकरण हो गया, तो अपना मार्ग बदल दिया। ये अभी मैंने उसका उदाहरण दिया था आपका मार्गांतरीकरण, सचिन तेंदुलकर का, लता मंगेशकर का, तो ये सब मार्गांतरीकरण के उदाहरण है। तो ये रक्षा युक्ति है साथियों, इनका यूज़ हो जाता है व्यक्तित्व में। तो ये सब सिगमंड फ्रायड की दी हुई है जो मैंने बताया। तो सिगमंड फ्रायड ने देखो मनोस्थिति बता दी, मनो की प्रवृत्ति बता दी, आपकी स्वभाव बता दिया, आपका रक्षा युक्तियाँ उन्होंने बता दिया। इन सबको मिलाकर ये जो उन्होंने दिया है वो सब जो है आपका ये सब व्यक्तित्व का निर्माण बनता है। मनोविश्लेषणात्मक इसको जो है सिद्धांत बोलते हैं व्यक्ति का साथियों। और एक वो जो ग्रंथि दी थी आपकी, जियो जीने दो और ना जियो ना जीने दो, इस तरह की भी ग्रंथि भी उन्होंने दी थी। एक आपकी है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि होती थी। अब जो स्त्री जो है पुरुष की तरह व्यवहार करती है, जो पुरुष है औरतों की तरह व्यवहार करते हैं, है नहीं। वो अपने को, तो आपने देखा होगा कुछ आदमी जो है स्त्रियों के कपड़े धारण कर लेता है और उसको जो है एंटी नंबर वन गाना आया था वो इस तरीके से, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो देखो पुरुष जो है स्त्री के कपड़े धारण करके वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस करता है जैसे कि तुम स्त्री हो। कुछ लड़कियां होती है जो जेंट्स की तरह बिल्कुल कार्य करती है और ये करती है कि भाई मैं तो जेंट्स ही हूँ, अपने बाल भी इसी तरीके से रखती है, पैंट शर्ट पहनते हैं जैसे आदमी पहनता है। तो ये जो ग्रंथियाँ होती है ये भी इसने जो है इलेक्ट्रोस ग्रंथि जो थी, जो इन्होंने दी है, सिगमंड फ्रायड ने ही दी थी ये भी। तो इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण इन्होंने दिया था। एक हमारे जो व्यक्तित्व के निर्माण की यदि मैं बात करूँ साथियों, एक जुंग होया है, जुंग, उसने भी उसमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान दिया था। और उसने जो है बताया था कि जो है व्यक्तित्व जो है 3 प्रकार के होते हैं भाई, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, है ना। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दिए होंगे आपने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो जो है संकुचित होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, है ना। और जो है दूसरों के बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, अपने में ही वो जो है आनंद प्राप्त करते हैं, स्वयं में ही उसको सब कुछ अच्छा लगता है। तो वे अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा जो है बाहर की भीड़ में ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये क्या है, कुछ व्यक्ति तो जो है समाज में ऐसे मिलेंगे तो उसको उन्होंने इंट्रोवर्ट नाम दे दिया है। तो इसकी आ जाता है कि इंट्रोवर्ट का व्यक्तित्व कौन है, इंट्रोवर्ट की पहचान क्या होती है साथियों। तो इंट्रोवर्ट की ही पहचान है, वो बाहर के कार्यों में जो ज़्यादा सहभागिता नहीं पसंद करता है, एकांत प्रिय होता है, शोर शराबा उसको पसंद नहीं होता है, अपने में खुशी सबकी उससे मतलब होता है। ज़्यादा वो जो है दूसरों को पसंद ना, उनके दूसरे के विचारों को पसंद करता है, अपने विचार जो है उसको सबसे अच्छे लगते हैं साथियों। तो ये होता है। तो ये माना जाता है जो टीचर होता है वो अंतर्मुखी प्राणी होता है, टीचर जो होता है। एक साथी होता है बहिर्मुखी होता है, वो जो है सारा उसको बाहरी अंदर एकांत प्रिय नहीं होता है, बाहरी दूसरों की सेवा करने में जो है उसको बड़ा आनंद आता है साथियों। तो वो बाहर ही घूमता रहता है, जैसे नेता वगैरह हैं जो भी बहिर्मुखी होते हैं साथियों। बहिर्मुखी वकील होता है, वकील का उदाहरण भी हम बहिर्मुखी के अंतर्गत देते हैं साथियों। तो नेता जितने होते हैं वे बहिर्मुखी होते हैं। तो ये संज्ञा दी है कि जो व्यक्ति बाहर के कार्यों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, अब सारी चिंतन जो है इस तरह के उसमें जो है प्रयोग करता है बाहर, तो वो सब बहिर्मुखी बोल देते हैं उसको। जो पूरा महीनों घर पर आता ही नहीं, बाहर ही बाहर रहता है, सप्ताह हो जा, महीना हो जा, साल भर हो जा, उनको प्रिय नहीं होते बाहर के सभी व्यक्ति उसको संपर्क बनाना चाहता है। एक एम्बीवर्ट होता है, जैसे कि क्लर्क वगैरह होते हैं, ये एम्बीवर्ट होते हैं,
जैसे बोलते हैं ना, वे चापलूस वगैरह होते हैं, जो जैसा व्यवहार दिखा इसी तरीके से वो है व्यवहार कर लेते हैं। अंतर्मुखी की आवश्यकता पड़ेगी व्यक्तित्व की तो वो अंतर्मुखी व्यक्ति बन जाएगा, बहिर्मुखी की आवश्यकता पड़ेगी तो बहिर्मुखी व्यक्ति बन जाएगा। तो जो उभयमुखी व्यक्तित्व जो बताया वो बड़ा खतरनाक बताया है। तो जो है हमें इन सब को व्यक्तित्व को भी हमें इसलिए जानना चाहिए कि क्योंकि हमें टीचर हैं, सभी को देखने, सभी तरीके के व्यक्तित्व को देखने मिलेंगे, सभी को हमें जानना चाहिए साथियों। तो ये जो मैंने व्यक्तित्व की बताई है साथियों, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है साथियों। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो फिलहाल मैंने ये आपके सामने जो है साथियों रखी है। आशा है मुझे जो मैंने बताया है साथियों, ज़रूर कुछ ना कुछ इन बातों का, शब्दों का आपको जो है संज्ञान होगा और पेपर में क्वेश्चन इन्हीं तर्कों के आधार पर आपको जो है क्वेश्चन हल करने हैं साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथियों को कमी रहेगी हो कमेंट कर देना। कुछ और इसमें और जोड़ना है साथियों तब भी कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना साथियों। धन्यवाद सभी का, आपने यह पूरी वीडियो देखी। राजीव देशवाल का सभी को नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।